तो समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब मैंने माँ सरस्वती की बात की तो मैं अब जिस वक्ता को बुलाने जा रहा हूँ उसमें माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा रही। उन्हें अब सिंगापुर में कोई परिचय का मोहताज न कहा जाए। उन्होंने पत्रकारिता साहित्य से उनका लगाव बहुत पहले से था, पर फिर उन्होंने अपने लेखनी में बहुत ही विस्तार किए, विषयों से खुद को जोड़ना। कोकिल कंठनी है, मधुर भाषिणी है, तो जब वो आती हैं तो विषय का विस्तार है उनके पर, विषय के बारे में जानकारी है क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की हुई है। और कोकिली कंठनी जैसे मैंने कहा कि बहुत ही मधुर स्वर में गाती हैं। आ रही हैं आज भाषा के अंतर संबंधों में बात करने के लिए, और मैं आमंत्रित करता हूं आराधना जी को। आराधना जी, अगर आपके बारे में मैंने कोई बात ना कही हो तो प्लीज आप अपना परिचय खुद ही जोड़ लें और अपने बारे में, अपने विषय में बात करें। आमंत्रित है आराधना। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के कार्यक्रम में मेरा परिचय संजय जी ने ही दिया था और आज भी उन्होंने मेरा परिचय दिया। तो देखिए कैसे हम एक वृत्त की परिधि की तरह घूम कर उसी बिंदु पर वापस आकर लौटते हैं। तो सबसे पहले सिंगापुर के एक्सपो सभागार में अपनी प्रवासी काया में विशुद्ध देसी मन रखने वाली आराधना झा श्रीवास्तव का आप सभी को सादर प्रणाम और सिंगापुर से नमस्ते भारत। नमस्ते भारत के इस भव्य मंच पर ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के तत्वाधान में आयोजित हिंदी उत्कृष्टता संवाद के तहत आज मैं भाषाओं के अंतर संबंध पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विषय हिंदी का है, तो इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि कैसे ये चलन में आया। हिंदी ये शब्द अपने आप में ही भाषाओं के अंतर संबंध का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे दो अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द के विभिन्न उच्चारण के कारण वो चलन में आता है। जो संस्कृत में स की ध्वनि है वो फारसी में ह के रूप में पाया जाता है और इसीलिए संस्कृत के सिंधु और सिंधी ये दोनों ही शब्द फारसी में हिंद और हिंदी के रूप में उच्चारित किए जाते हैं। प्रयोग और रूप की दृष्टि से हिंदवी या हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत, प्राकृत अथवा किसी भी अन्य भारतीय आधुनिक आर्य भाषा में आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। फारसी में हिंदी का अर्थ होता है हिंद से संबंध रखने वाला, किंतु इसका प्रयोग हिंद के निवासी अथवा हिंद की भाषा यानी कि हिंद की जो भाषा है हिंदी, इसके रूप में प्रयोग में किया जाता है। और किस प्रकार एक भाषा किसी दूसरी भाषा में उच्चारण की भिन्नता के कारण अपना अलग स्वरूप ले लेती है, उसका एक उदाहरण स्वयं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। ये आयरिश मूल के ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया था और इन्हें सबसे पहला या आप कह सकते हैं सबसे ख्याति लब्ध भारतीय भाषा वैज्ञानिक माना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति बिहार के गया और मधुबनी जिले में हुई थी और मधुबनी जिले के जिलाधिकारी के रूप में ये इनकी प्रसिद्धि का एक उदाहरण है कि वहां एक बाजार का नाम है गिलेसन। और ये आप देखिए कि जो मधुबनी की चित्रकला है वो तो विश्व में प्रसिद्धि पा ही चुकी है और जो गिलेसन बाजार है वो मेरा मातृक और मेरा पैतृक जो मतलब मधुबनी है वो मेरा मातृक और पैतृक दोनों ही स्थान है। तो कैसे ग्रियर्सन महोदय मधुबनी में जाकर गिलेसन बन जाते हैं, तो ये भाषा के अंतर संबंध का ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब ये देखिए कि ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी जो नियुक्ति है वो देश के अलग अलग हिस्सों में हुई थी और वे जहां भी गए उन्होंने वहां की भाषा, बोली और साहित्य इसका अध्ययन किया। तो बिहार जो मेरा गृह राज्य है वहां से उन्हें विशेष लगाव था और विदेश
स्वदेशी होने के बावजूद वे धारा प्रवाह भोजपुरी बोला करते थे। यहाँ तक कि जब वो वापस ब्रिटेन गए तब भी जो बिहार की माटी से उनका लगाव बना रहा और जो बिहार का प्रसिद्ध सात्विक भोजन है चूड़ा दही, वो उनका प्रिय भोजन बना रहा उनके जीवन पर्यंत। तो ये है भाषा का एक प्रभाव जो आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, आप में रच बस जाता है। उन्होंने एक बड़ा ही एक प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी, कस कस कसगर के ना मगहिया का भोजपुरिया का तिरहुतिया। तो इस वाक्य में आप देखें तो बिहारी जो भाषा है उसकी 3 बोलियां, भोजपुरी यानी जिससे आपने यहाँ पे कहा होगा मगहिया, भोजपुरी, मगही, और जो तिरहुतिया है यानी मैथिली, इन तीनों ही भाषाओं को समेटा है। पहली जो मैथिली है वो गंगा के उत्तर में दरभंगा के आसपास बोली जाती है जहां से मैं हूँ, और जो दूसरी मगही है उसका केंद्र है पटना और गया और आसपास के कई इलाकों में ये बोली जाती है, और उसके बारे में विस्तार से रत्नेश जी ने आज प्रस्तुति दी है। जो क्षमा कीजिएगा, भोजपुरी जो है वो मुख्यतः संयुक्त प्रांत की गोरखपुर, बनारस कमिश्नरियों और बिहार के शाहाबाद, चंपारण और सारण जिले में बोली जाती थी। ये भारत के संदर्भ में जानकारी है, विदेश के कई देशों के बारे में रत्नेश जी ने विस्तार से बताया ही था। तो ये जो तीनों ही बिहारी भाषा की जो बोलियां हैं उनकी 3 लिपियां हैं। छपाई में देवनागरी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, लिखने में कैथी लिपि का प्रयोग होता है जिससे कायस्थ जो लिपि है उसका उन्होंने अपने स्लाइड में भी उन्होंने जिक्र किया था, और मैथिली की अपनी लिपि है तिरहुतिया जिसे मिथिलाक्षर के रूप में भी जाना जाता है। ग्रियर्सन महोदय ने 3 किताबें ऐसी लिखी जो मैथिली व्याकरण से संबंधित है। मैथिली ग्रामर, 7 ग्रामर्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज। ये ऐसी किताबें हैं जो उनकी प्रसिद्धि को, भाषा के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे जो मैथिली कोकिल जनकवि विद्यापति जी हैं उनके साहित्य को भी उन्होंने रेखांकित किया है, और वो एक पहले अंग्रेजी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं पे इतना काम किया, और रामचरितमानस को उन्होंने करोड़ों लोगों की बाइबल की उपाधि दी थी, और उन्होंने असंख्य लोगों से पत्राचार किया, संपर्क किया और भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, और उसकी सुखद परिणति हुई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में। ग्रियर्सन महोदय ने भाषा तत्व के आधार पर जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण किया है, जिसमें से सबसे पहले आती है बाहरी उपभाषा, और उसके बाद आती है भीतरी उपभाषा, और फिर मध्य उपभाषा। 3 उपभाषाओं के तहत जो पश्चिम उत्तर समुदाय की जो भाषाएं हैं वो है लहंदा और सिंधी। अब इन दोनों ही भाषाओं में स का उच्चारण ह हो जाता है, और इसीलिए बंगाली आदि पूर्व समुदाय की भाषाओं में स के स्थान पे आप देखेंगे कि वो स की जगह श हो जाता है। इसीलिए सिंधी हिंदी बन जाती है, और जो मिठास का पर्याय रसगुल्ला है वो बंगाल में जाकर रसगुल्ला बन जाता है। तो भाषाओं में कितना रस समाहित है और वो कितना एक दूसरे से रोचकता के साथ जुड़ी हुई है। फिर पहले बिहार, बंगाल और असम ये तीनों ही संयुक्त प्रांत के तहत आते थे, बाद में इनका विभाजन कर दिया गया और 3 अलग अलग राज्यों में बन गए। और इन तीनों ही राज्यों की जो भाषाएं हैं वो उसके साथ आसाम की भाषा आसमी, ये सब एक ही भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए इनमें बहुत हद तक समानता भी पाई जाती है। अब देखिए, बंगाली और जो उड़िया है ये दोनों ही भाषाएं आपस में बहनें कहलाती हैं। बंगाली लिपि पुरानी देवनागरी का ही एक रूपांतर है और इसी लिपि में लिखी जाती है। आसामी में इसमें कुछ सुधार किए गए और फिर इसे अपनाया गया। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली भाषा की बहन है, और आसामी व्याकरण बंगाली व्याकरण से यानी कि ग्रामर से बहुत अधिक अलग नहीं है। आप देखिए, उड़िया भाषा और बंगला भाषा जो दोनों ही भाषाएं हैं उनमें कई शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और यदि धीमी गति से उन्हें बोला जाए तो आप दोनों भाषाओं की समानता को समझ पाएंगे। इसका उदाहरण है कि बंगला भाषा का एक वाक्य है, मारिच एकटा फॉल नाइट शेटा परिवारा आंशा,
और इसका अर्थ है कि मिर्च एक फल है जो नाइट शेड प्रजाति का एक परिवार का एक अंश है। और उड़िया में मुँह गीता गायवाकू भाला पाए, अर्थात मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो अगर किसी उड़िया भाषी और एक बांग्ला भाषी का आपस में संवाद कराया जाए और वो धीमी गति से हो तो एक दूसरे की बात को वो समझ सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भाषाएं अपनी उत्पत्ति के आधार पर, व्यवहार के आधार पर और स्थानीय लोगों के उच्चारण के आधार पर एक दूसरे के साथ बहिनापे का संबंध रखती है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैथिली जो मेरी मातृभाषा है, उसमें है के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं अच्छी, छै, छैन, इस रूप में लिखा और बोला जाता है। अब जैसे हिंदी में तुम कैसे हो, इसका अगर हम नेपाली में अनुवाद करें तो वो होगा तिमिलाई कस्तो छ, गुजराती में तमे केम छो, और बांग्ला में आपेन केमोन आछे, और मैथिली में आहा केहन छी। तो इन तीनों ही भाषाओं में छ, छो, आछे, छी, इन सब भाषाओं को अलग अलग रूप में प्रयुक्त किया गया है, पर सबका अर्थ तो एक ही है। तो देखिए कि भाषाएं कितनी समानता रखती हैं। आवश्यकता है उसे समझने के धैर्य की और ये जानने की कि भाषाएं हमें बांटती नहीं है। भाषा कोई दीवार नहीं बनाती है, बल्कि भाषाएं हमें जोड़ती है। अब देखिए कि भाषा कैसे अपने स्वरूप को बदलती है। इसलिए कहा भी गया है कि खाट खाट पर बोली बदली और कोस कोस पर बानी। तो हमारे देश में जो भाषाएं हैं वो विविधता में एकता का सूत्र जो है वो प्रतिपादित करती है। वसुधैव कुटुंबकम की जो उदात्त अवधारणा है उसे प्रतिस्थापित करती है। अब जैसे आप देखिए संस्कृत निष्ठ शब्दों का अगर प्रयोग करें और उसकी अगर बहुलता हो तो कैसे एक जो भाषी है वो दूसरे भाषी से जुड़ता है वैश्विक स्तर पे। उसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे जापान में शिंतो और बौद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार को तोरी कहा जाता है, जो संस्कृत शब्द तोरण से मिलता जुलता है। तो तोरी और तोरण ये कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसी तरह से रशियन भाषा में शीतकाल के लिए हिम का प्रयोग किया जाता है, जिसे वहां जिम कहा जाता है रशियन भाषा में। और ये जिम जो है वो संस्कृत शब्द हिम से कितना मिलता जुलता है। और हमारे यहाँ हिम से बने हैं हिमालय, यानी हिम का आलय, हिम का यानी हिम का बर्फ का घर। अब अंग्रेजी भाषा में जो वायरस शब्द है जिससे हम पिछले 2-3 साल से बहुत पीड़ित रहे हैं, तो वायरस शब्द लैटिन भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है विष, जो मूलतः संस्कृत का शब्द है। उसी तरह से हॉस्पिटल के लिए तेलुगु भाषा में शब्द है अस्पत्री और हिंदी, उर्दू और नेपाली में शब्द है अस्पताल। और आपको बता दूं कि ये जो शब्द है वो मूलतः पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ है हॉस्पिटल। और हिंदी बोलते समय जैसे हम अधिकांशतः हर वाक्य के अंत में है ना लगाया करते हैं, वो सिंगापुर में आके वो ला बन जाता है। तो कैसे भाषाएं जुड़ती है एक दूसरे से, इसका उदाहरण यही है क्योंकि भाषा पर प्रवास का और शासन का, यानी किस समय किनका शासन रहा है उसका और स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी स्वीकार्यता का प्रभाव पड़ता है। और फिर आम जीवन में वो किस प्रकार उसे आत्मसात करते हैं, कैसे व्यवहार में लाते हैं, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जब प्रवास के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो अपने साथ अपनी भाषिक संस्कृति को ले जाते हैं और यही भाषाएं किसी और भाषा के साथ मिलकर एक नया रूप धर लेती है। हिंदी में प्रचलित जो विदेशी शब्द है उसमें सबसे अधिक संख्या फारसी की है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि सभी जो इस्लामी शासक रहे हैं उनके जो दरबार की भाषा फारसी ही रही है। और अरबी और तुर्की के जो भी शब्द हिंदी में आए वे सभी फारसी से ही हमारे यहाँ आए। यूरोपीय भाषा, अगर हम यूरोप के भाषाओं की बात करें तो उनका प्रभाव लगभग 1500 ईस्वी से प्रभाव
पढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि तब यूरोप के लोगों का भारत में आगमन शुरू हुआ था और हिंदी भाषी तब तक इनके संपर्क में नहीं आए थे। इसलिए प्राचीन इतिहास या साहित्य में यूरोपीय भाषा के शब्द न के बराबर मिलते हैं। 1800 की ईस्वी के लगभग हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो मुगलों के हाथ से निकलकर अंग्रेजी शासन में आ गया और इसीलिए विगत 100 वर्षों से हिंदी समूह या शब्द समूह पर अंग्रेजी भाषा का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि आज तक हम उसे उबर नहीं पाए हैं और इसीलिए ग्लोबल हिंदी एक्सीलेंस समिट किया जाता है, प्रेरणा पुरस्कार निकाले जाते हैं, कई सारे मंच बनते हैं ताकि बच्चों को अपनी भाषिक संस्कृति से जोड़ा जा सके। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जिसे हमने अपना लिया है और वो हमें लगते ही नहीं कि वो हिंदी के नहीं है, जैसे नर्स, नवंबर, नावल, निकर, नोट, नोटिस। अब मैं इसे हिंदी के रूप में उच्चारित कर रही हूँ। अगर आप अंग्रेजी की तरह कहेंगे तो आप कहेंगे नवंबर, आप कहेंगे नॉवल, लेकिन हिंदी में नाविल ऐसे लिखा जाता है। और आप देखिए पलस्तर, पुलिस, पैसा, मशीन, मनी ऑर्डर, मफलर, ये कैसे देसी अंदाज में हमारे यहाँ अपना लिए गए। और देखिए जो संपर्क में विदेशी भाषा के शब्दों का मिलना कोई अस्वाभाविक नहीं है, पर बस इतना अनुरोध रहता है भाषाविदों का, भाषा वैज्ञानिकों का कि वो अति न हो, आप अति सर्वत्र वर्जयेत। तो शब्दों का प्रयोग इतना हो कि आपकी अपनी मूल भाषा का स्वरूप कायम रहे और फिर नई भाषाएं उसमें से मिलके भाषा को आगे बढ़ाती रहे, क्योंकि भाषा भाखा कहलाती है। भाखा का अर्थ है प्रवाहित होते रहना और भाषाएं जो हैं वो नदी के प्रवाह की तरह होती है, जो अपने नदी के दोनों किनारों को काटती नहीं है बल्कि उसकी मिट्टी का एक अंश अपने में समेट कर आगे बढ़ती जाती है और दोनों किनारों को जोड़कर एक पुल बनाने का काम करती है, एक सेतु बनाती है। भाषाओं को इसी रूप में देखते रहिए, भाषाएं मिलती रहेंगी, गंगा यमुना की तरह एक संगम बनाती रहेगी भाषाओं का, जो आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपकी संस्कृति में घुलता मिलता रहेगा। भाषाओं का ऐसा ही सुंदर स्वरूप और भी आपके सामने निखर कर आएगा कल के हमारे कार्यक्रम में, जब जय श्री राम के नारे लगेंगे और हर हर महादेव का उद्घोष भी होगा, क्योंकि कल हम रामायण की प्रस्तुति करने जा रहे हैं सिंगापुर के बाल कलाकारों के द्वारा। और उगना महादेव जो मिथिला का एक गौरव है, जिसे मूलतः मैथिली भाषा में लिखा गया था, उसे हिंदी में अनुवाद कर अपने निर्देशन में मैं अपने यहाँ के मैथिल समुदाय के कलाकारों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो आप सबकी उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ाएगी। इसी तरह आपका सहयोग हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.